क्या बताएं कि कल लास्ट ये बता फिजिक्स में विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव और फिर जूल का उष्मीय नियम और फिर साबित किए होंगे H बराबर I स्क्वायर RT, यही ना। एक बार चैप्टर रिवीजन कर लो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना टाइम लगे, 5-10 मिनट सही। बोलो पहला क्वेश्चन क्या? नहीं सुनाई दिया? वैद्युतिकी, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। फिर दो तरह के, धन आवेश और धन आवेश किसे कहते हैं? इसको कहते हैं मुंह टपटपाना। बोलो धन आवेश किसे कहते हैं? नहीं याद है? आराम से बैठल रहो, झूठ मूठ के काल टपटपा रहे हो। हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर किसी वस्तु में या पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या के ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो और प्रोटॉन की संख्या कम हो तो वह वस्तु ऋण आवेशित, और अगर इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज़्यादा तो धन आवेश। अरे जो डेली आ रहा हो कम से कम नहीं याद है? याद करो। तो नहीं आए थे क्या? टैबलेट है ना, उसको देखो दोबारा, फिर थोड़ा चांस मिलेगा। धन आवेश ऋण आवेश के बाद अस्थिर वैद्युत। और अस्थिर वैद्युत क्या है? वैद्युतिकी के वैसे शाखा जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब विद्युत धारा क्या है? वैद्युतिकी के वैसे शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। देखो जो बोले वाला वो बोलो भी, साथ ही साथ अपने अगल बगल के बोलवाओ नहीं, देखो कम से कम। जो नहीं बोले वाला उसको कम से कम देखो, क्यों नहीं बोल रहे हैं तो तू बोलो और उसको चुपचाप देखो। बोलो और देखो, कैन बोल ले रही, बस खाली देखो और मन से। तू बोलो अगर याद है तो। विद्युत धारा के बाद दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई दिन ऐसे चुप रहोगे? कितना दिन तक चुप रहोगे? हम नहीं छोड़े वाला है। तीसरा बोलो उसके बाद। विद्युत धारा। अच्छा तो वो तो होगा एक ब्रांच के हिसाब से। विद्युत धारा अगर बोले तो आवेशों के सतत। अब विद्युत धारा की तीव्रता अगर बोले तो बोलो और देखो भी कि नहीं बोल रहे। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोले थे कि इकाई समय में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही विद्युत धारा की। समझाना सब हो गया, आगे बढ़ो। समझा कब दिए सब? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर भी याद होगा क्या है? अगर किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर के बाद अच्छा, एमीटर एक ऐसा यंत्र है, या बोलो एमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके सहायता से हम विद्युत धारा को मापते हैं। अब अगले एक चीज़ बता देते हैं, वोल्ट मीटर। तुरंत एकदम बता देते हैं, एजे पे वोल्ट मीटर भी बोल देते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युतीय विभव को मापने का काम करता है। आगे फिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल को
महसूस किया जा सकता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर विद्युतीय क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखा, झूठ मूठ लगेगा, मुँह टप टपा रहे तो पूछ देंगे, बोलो विद्युतीय क्षेत्र रेखा। नहीं बोलो, पीछे पीछे बोल के प्रार्थना थोड़ा याद होगा, जब नहीं याद हो पाएगा तुमको। अगर यहाँ नहीं याद हुआ तो दूसरा ऑप्शन है कि घरे जाइए, मोबाइल चालू कीजिए और चुपचाप सुनिए सुनिए सुनिए, 50% हो जाए याद होगा, बाकी जा। एक बार भी अगर नहीं पढ़ोगे और डायरेक्ट सोचोगे कि सुन के कहाँ से टाइम मिलेगा, ये रिवीजन है। आगे बोलो। अच्छा, विद्युत धारा क्या चल रहा था? विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु आवेश, बिंदु क्या मतलब आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र, आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युतीय बल की दिशा, अरे एक ही बात है, हम कुछ और बोल देते हैं शायद। आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युतीय बल की दिशा को बतलाता, पता नहीं उसमें क्या लिखा दिए हैं। अच्छा हाँ, वो दोनों बताता है, वो दोनों बताता है। जैसे 12th में जब जाओगे तो बोलेंगे कि वो दो क्या 3 चीज़ बताता है। पहली बात, 2 चीज़ आपको याद रखना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है और फिर विद्युतीय बल के दिशा को बतलाता है। खैर आगे बढ़ो, उतना ज़्यादा भी अभी नहीं बोलना है। विभव, विभव क्या? जब हमको डाउट लगेगा तो हम पूछ देंगे, बार बार नहीं बोलते हैं, लगेगा मुंह चला रहे तो पूछ देंगे। विद्युतीय विभव, तो आराम से एकदम बैठो, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप सुनो और घरे में भी जाके दोबारा सुनो, तभी ठीक है। हाँ, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय, क्योंकि माने चाहे नहीं माने आप 10वां में एंट्री ले लिए इनडायरेक्टली, 9th वाला जब उतरो बैठा है, आप 10th में एंट्री ले लिए, अब तुम कोई दोबारा नहीं पढ़ावल जाएगा। सपना भी मत देखो कि दोबारा होगा, हो गया तो इसी में, इसीलिए तो 9th वाला भी 10th वाला के साथ है, क्योंकि अब दोबारा पढ़ेबे नहीं करेंगे। वीडियो देखो, अब कभी नहीं, अब एक बार रिवीजन में जैसे हो रहा, आगे बढ़ो। अब रिवीजन में क्या? अच्छा, जो विभव है वही विभवांतर है, दोनों में अंतर ही है ना। विभव में बोलते हैं इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है, और विभवांतर में बोलते हैं कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या है? इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। वैसे एगो कोना में भी एगो है, वो भी चुपचाप आराम से बैठल है, नहीं मतलब कोना से पहले अंतिम से दूसरा बेंच पे। विभवांतर के बाद बोलो 1 वोल्ट। अरे नहीं बैठो बैठो, आराम से बैठो, बैठे ले आए, पढ़े थोड़ा आए। 1 वोल्ट क्या है? कह सकते हैं कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। या तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। मास्टर और डॉक्टर से खास करके झूठ मत बोलल करो, ठीक है। डॉक्टर को पता चल जाता है, ईसीजी, वीसीजी, ब्लड चेक, ये चेक वो चेक करके उधर लेता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है। मशीन लगा के चेक कर लेगा कि आपका बीपी लो है, बीपी हाई है, हार्ट बीट कैसन है, सब चीज़ पता चल जाता है। आप उसको बोलेगा ना हम एकदम ठीक ठाक है, हम एकदम ठीक ठाक है, मशीन लगा के धर लेता है, इसका बीपी लो है, इसका बीपी हाई है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसको बुखार लगल है। आपको हमरा बुखारे ने उसमें बता रहा है कि
107 डिग्री 107 फ़ारेनहाइट। और तू बोल हमरा बुखारे ने, हम एकदम चंगा 107 में, हम उसको पता चल गया। तो वैसे हमको झूठ मत बोलो, हम टीचर, हमको पता चल जाता। नेट ने खखार ने ये सब जो बोलते हो हम समझ जाते हैं। वो देखो सफाई नहीं देना है, हम सिर्फ इतना बताते हैं कि जैसे डॉक्टर धर लेता है चेक करके, वैसे हम बस खाली इतने काफ़ी है, धर लेते हैं, इतने काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं हमको चाहिए। 10-15 मिनट देने की ज़रूरत नहीं, गलती से बस 1-2 मिनट खाली देख लेते हैं, धर लेते हैं कि हाँ भाई सरासरी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पास नेट खखार थूक वूक सब है इसके यहाँ, झूठ सब बोल रहा है, सब रहता है। तो कम से कम हमसे झूठ मत बोलो। तू किससे झूठ बोल रहा हो? तुम्हारे माँ बाप हमको पैसा दे रहे हैं, कायल दे रहे हैं, बैठे ले जा पढ़े ले, तो तू हमसे थोड़ा झूठ बोल रहा है। तू तो बेवकूफ़ अपन माँ बाप के बना रहे हो, हमको थोड़ा बेवकूफ़ बना रहा। हमरा की है, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हमको तो पैसा ऐसे भी मिलता है। अरे ऐसा थोड़ा है कि तू नहीं पढ़ोगे तो पैसा नहीं दोगे, पैसा तो हम ले ही लेंगे, सच्चाई यही है। लेकिन फिर भी काहे पागल नियन भुगते रहते हैं। तो बेवकूफ़ हमको नहीं बना रहे, बेवकूफ़ किसको बना रहा? अपन माँ बाप का, खुद अपने आप को। एक समय आएगा जब तुमको एहसास आएगा कि काश हम जरी पढ़ल रहते हैं, उस समय कभी लगेगा कि काश पढ़िए रहे थे, जरी पढ़ लेते हैं। मतलब जब पढ़िए रहे थे तो पढ़ लेते हैं। खैर आ जाइए, झूठ पता चल जाता है। खैर कितना हम बोले आगे, क्या स्रोत आवेश, परिच्छन आवेश। जो अपेक्षाकृत बड़ा आवेश होता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश, और जो अपेक्षाकृत छोटा आवेश होता है, या कहो जिसका परिमाण कम होता है वो परिच्छन आवेश, और जिसका परिमाण ज़्यादा होता है वो स्रोत आवेश। स्रोत आवेश हो गया, परिच्छन आवेश हो गया। हम कम से कम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे आनंद दाता, जो भी आप लोग हैं, कम से कम पढ़ने वाला ईमानदारी से पढ़ो, जो भी जाए। अगर तू पढ़ोगे ना तो नहीं पढ़े वाला भी या तो पढ़े लगेगा, या तो फिर तो नहीं जानते हो क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भी रिकॉर्डिंग, या तो पढ़े लगेगा या तो नहीं बोलेंगे, तो नहीं जानता है। क्योंकि पढ़ने वाला अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बाकी जो नहीं पढ़े वाला वो या तो पढ़े लगेगा या तो, हाँ, और वही तो हम चाहते हैं। हम कसम से कहते हैं कि हम वही चाहते हैं कि या तो आपको देख के वो पढ़े या तो फिर लास्ट में एकदम। चलो आगे बढ़ो। विद्युत धारा के, इसलिए जिसको याद रहे वो जरूर बोलिएगा, ठीक है। हमरे लिए दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश लगातार हमेशा एक ही दिशा में गमन करे उसे दिष्ट धारा कहते हैं। फिर से बोलिए। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? कि वैसी विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित समय के लिए एक दिशा में और उतने ही समय में विपरीत दिशा में गमन करे तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कहते हैं के बाद क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के बाद चालक। ना तो कह सकते हैं ऐसे चालक पूछेगा, चालक क्या है? तो वैसा पदार्थ जिससे आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। हवा चालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता, या बोलो वैसा पदार्थ जिससे आवेश नहीं पार होता है उसे अचालक कहते हैं। एक होता है अचालक के बाद अर्धचालक। तो वैसा पदार्थ जिसके चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। आराम से झूठ मूठ नहीं मुँह चला की जरूरत है। अतिचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसकी कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध नगण्य हो या तो शून्य हो, या फिर बोलो जिसकी चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक यानी प्रतिरोधक शून्य हो। आगे बढ़ जाओ। तापीय। अच्छा, दो तरह के वेगों का, एगो थर्मल वेलोसिटी और एगो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या है? किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन तापमान के कारण रैंडमली अनियमित रूप से गति करते रहता है,
किसी भी पदार्थ के भीतर ताप के कारण अनियमित रूप से गति करते रहता है। इलेक्ट्रॉनों के ऐसे वेग को ही हम लोग तापीय वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब चालक तार के सिरों के बीच विद्युतीय क्षेत्र आरोपित की जाती है तो उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में खिसकना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद प्रतिरोध। हम चाहते हैं कि जितना हम बोलते हैं ना उससे कम तो नहीं बोलो। कोई पूछे एक चीज़ तो तू एक चीज़ को 10 चीज़ बोलो। मतलब एक डिफिनेशन क्या तो 10 डिफिनेशन बोलो। अब पलट के 11वां डिफिनेशन उससे पूछो। 10 डिफिनेशन एगो पूछे तो 10 गो बोला। 11वां डिफिनेशन ओकरा से पूछल तैयार रहो। याद रखना कभी भी गाँव घर में ऐसा मिल जाता है कि जिसको सिर्फ पूछने का आदत होता है, सिर्फ पूछे की आदत होता है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा आदमी मिलेगा तुम लोग के गांव में जिसको पूछने की आदत होता है। एगो पूछे तो 10 गो बोलो, लेकिन अगर हम पलट के पूछो जरूर ओकरा से। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑन कैमरा, ऐसा नहीं कि डरले भरले पीछे बोल रहे हैं हम। 10 एक डिफिनेशन पूछे तो 10 डिफिनेशन बता, लेकिन उस लायक बनोगे तबे ना। तोरा से कोई भी कुछ भी पूछ देता है, तुम नहीं बताते हो, अब बेइज्जती हो जाता है टीचर के, बदनामी हो जाता है हमार। तू तो नहीं बताते हो। तुमसे कोई क्या पूछेगा यार? जितना हम तुमको पढ़ाते हैं ना उतना पूछे क्या औकात नहीं किसी को है, उतना पूछे क्या औकात नहीं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, वही पूछेगा जो टीचर होगा। आम आदमी की हैसियत नहीं कि तुमसे पूछेगा। हम तुमको जितना पढ़ाते हैं साइंस में चाहे तो मैथ में, हिम्मत नहीं कि तुमसे पूछेगा। यहाँ पर डरले भरले पीछे नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं पूछेगा। हम जितना तुमको पढ़ाते हैं, अगर एक एक चीज़ तुम यहाँ से सीख के गए तो पलट के तुम उससे पूछोगे ना तो डरेगा कि ओकरा तब नहीं जाएंगे। तुमसे वही पूछेगा जो अपने आप में टीचर है, जो अपने आप में टीचर है, मतलब टीचर है रियली में। कोहरा गहरा पढ़े वाला तुमसे कुछ भी पूछ के तुमको बेवकूफ़ नहीं बना देगा, याद रहे। क्योंकि वो तुमसे अगर एक चीज़ पूछेगा ना, तू एक चीज़ पूछ रहा तो पलट के उससे 10 चीज़ पूछो, हम गारंटी देते हैं वो एको चीज़ का जवाब नहीं देगा। लेकिन बशर्ते हमरा जितना सीखोगे तबे ना, मतलब जितना हम सिखाना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली क्या पूछता है तुम लोग से, तुम लोग से क्या पूछा जाता है? जैसे सत्यम कुमार, तुमसे क्या पूछा गया? क्या पूछा गया तो बोलो तो, बोल बाबू क्या याद है? बोलो। बाप का उम्र इतना है तो बेटे को उम्र इतना तो माँ को उम्र कितना? बाप का उम्र इतना तो बेटा को उम्र इतना तो कितना साल का बड़ा? तो क्या फर्क पड़ता है? बाप की उम्र इतना, बेटे की उम्र इतना, माँ की उम्र कैसे पता लगाएंगे? मतलब ये अनर्गल हो गया। ऑन कैमरा इसलिए अभी बोल रहे हैं ना क्योंकि कभी कभी सुर में आ जाते हैं तो बोले लगते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं बोलते, माफ़ करना यूट्यूब वाले। जैसे पक्षी उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? अजीब से। आज गाय दूध देती है, कल क्या देगी? अरे कल भी दूध ही देगी। आज गाय दूध देती है तो कल क्या देगी? दूध ही देगी। हम ये थोड़ा बोले कि आज गाय दूध देती है तो कल क्या देगा? तो पानी देगा। तो ये सब अनर्गल क्वेश्चन पूछते हैं बेइज्जती करने के लिए। आप मेरे सिलेबस से पूछिए, आप वैसा चीज़ पूछिए जो हमारे लाइफ में काम आवे। जैसे सब लोग तो वही चाहता है कि नौकरी हो चाकरी हो, तो वहाँ काम आवे। कुछ ऐसा पूछिए, कुछ ऐसा पूछिए जो प्रोडक्टिव हो, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ हो, जो हमको बढ़ने में सहायक दे। आप ऐसा पूछते हैं गांव घर वाले या कहीं वाले भी, एक दो क्वेश्चन होता है कि वो दिमाग में सेट करके आए कि आज तो हम इसको बेइज्जत करिए देंगे। वो दिमाग में ठान ले रहता है कि आज तो हम बेइज्जत, देख वो बेइज्जती करल तुमको पूछता है, लेकिन हम जो है ना वो तुमको बनाते हैं। हम तुम्हारे मनोबल को बढ़ाते हैं। पढ़ बउआ पढ़, हम जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आएगा, चाहे तुम 9वां के दो चाहे 10वां के दो। नहीं विश्वास है तो अपन भैया और दीदी से पूछ लो कि कंपटीशनों में साइंसवा वही आएगा जो हम तुमको पढ़ाएंगे। नहीं विश्वास है तो पूछ लिया, कंपटीशन में भी वही साइंस आएगा जो फिजिक्स तुमको हम पढ़ाएंगे, वही आएगा। उससे फालतू आ गया बंद नहीं कर देंगे, कैमरा तैमरा तोड़ता के हम घर नहीं चल जाएंगे, उससे फालतू आ जाएगा। जितना हम पढ़ाएंगे उसे एगो भी अगर फालतू आ गया तो चूड़ चाड़ के हम घर नहीं चल जाएंगे।
कि तो आ जाएगा उससे फालतू, जो फिजिक्स पढ़ाएंगे वही आएगा 10th तक की 12th तक। उससे एक भी क्वेश्चन अगर फालतू आ गया तो चूर चार के हम घर चल जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे हम, तमाशा ऐसा कर रहे हैं हमें। तो एक क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं वो सब के सब तुमको पढ़ाते हैं एग्जाम के पर्पज से, जो तुमको कहीं ना कहीं आगे जाके काम आएगा। हम तुमको बेइज्जती करने के लिए नहीं पूछते हैं। लोग बोलता है कि ऐसे तक बेइज्जती करते, अजीब है यार। हम जो पढ़ाते हैं ना, नोटिस करना, वही पूछते हैं, कुछ अनर्गल नहीं पूछते हैं। चलो पॉइंट पे आ जाते हैं, आपका टाइम बर्बाद कर दिए, माफ़ करना। कहाँ थे हम लोग? प्रति, इसलिए याद करो, ठीक है, तभी करो बाहर वाला आदमी से भिड़ पाओगे। प्रतिरोध क्या होता है बताइए, हाल फिलहाल चला था। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या इसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में आवेश को हम प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस आवेश से टकराता है और जिसके कारण वह चालक तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। कहाँ चले गए हम तो प्रतिरोध बोल रहे थे, तो बोलेंगे चालक तार का वैसा गुण, चालक तार का वैसा गुण जो उस चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में रोकता है या रुकावट उत्पन्न करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। आगे बोलो, आप लोग बता सकते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? चालक तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और फिर बोलो तापमान भी कह सकते हैं, और एगो तो नॉर्मली है चालक तार के प्रकृति। तो लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है? कह सकते हैं कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। तापमान का, यानी कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। आगे बढ़ जाइए, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, उसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। याद है? 1 मीटर लंबे तार यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसे ही, कभी कभी लगता है ना कि मास्टर सूरज बड़ी खराब लगता है। एक बाप के 4 बेटा और 3 बेटा बहुत अच्छा लंबा चौड़ा 6 फीटा दौड़े धूपे वाला अच्छा खासा, और एगो अगर लंगड़ा लूला रहे ना तो बेचारा एगो के देख देख के बड़ा घुटन महसूस होता है। 3 गो अच्छा बच्चा और एक बच्चा अगर लंगड़ा लूला हो गया तो भी वो अच्छा से कैसे रहेगा? उसको टेंशन रहेगा कि हमारे को बेटवा लंगड़ा है, लूला है। चाहता तो ही कहता कि है एगो के मार देते हैं जहर दे के। 3 गो अच्छा है ना, लास्ट में संतोष करता है। संतोष मतलब बेचारा घुट घुट गए जीता। तो सोचो ना कि अगर केकरो 4 बच्चा है और 3 गो बहुत अच्छा और एगो लंगड़ा लूल्हा, मतलब जैसे तैसे अपाहिज है, तो ओरा देख के घुटन तो होगा ना। लास्ट में क्या करे? सोचता है जे लिखल है नसीब में वही होगा, इसे कहता है। वैसे हमारा साथ होता है। तो नहीं जैसा 3-4 गो ना देख के हमारा घुटन होता है, अंदर से अंदर घुट घुट के मरते हैं, कुड़न महसूस होता है। सच्चाई बताते हैं क्योंकि हम तो सबको एक जैसन पढ़ाएं। 4 बच्चा में 3 बच्चा पढ़ गया और एगो चुपचाप बैठल है, तो लास्ट में हम दूसरा मास्टर नहीं है, हम संतोष कर लेते हैं चल भाई हमारे नसीबे में यही है कि सब इसने रहेगा। अजीब है, हम तो सबको एक जैसन पढ़ाए थे, फिर काहे नहीं याद हुआ? ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि वीडियो नहीं मिला। चला वीडियो भी मिल गया होगा, मिला है, ये सब पहुंच गया होगा वीडियो भी आपके पास। प्रतिरोधकता हो गया कि 1 मीटर लंबा तार 1 मीटर स्क्वायर उसके अनुप्रस्थ काट का, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे फिर बढ़िए। हाँ बोलो ना कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है विशिष्ट। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाइए। हाँ, ओम का नियम जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें बोले थे और अच्छा खासा टाइम हम उसके ऊपर बोले थे। ओम का नियम क्या है? अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। किसी भी चालक अचर ताप पर किसी भी चालक तार में प्रवाहित की गई विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित किए गए विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। आगे क्या?
अच्छा, प्रतिरोधकों का संयोजन, तो उसमें बोल सकते हैं कि अगर किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़ा रहता है, ऐसे बोलना चाहिए प्रतिरोधक आपस में जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। अच्छा, परिपथ फिर आया होगा तो परिपथ भी बोले होंगे कि परिपथ क्या है, जिस रास्ते पर विद्युत धारा गमन करती है उसी रास्ते को हम लोग परिपथ फिर बोले होंगे कि दो तरह के, एगो खुला परिपथ और एगो बंद परिपथ। खुला परिपथ क्या होता है, जब कोई विद्युतीय उपकरण चालू है, नहीं चालू नहीं है, बंद है, काम नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे खुला परिपथ है। और अगर कोई विद्युतीय उपकरण मतलब पूरा करंट दौड़ रहा है क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में, छोड़ो ना सर्किट के फेरा में कहा टाइम बिताएं, परिपथ पूछेगा, दो प्रकार के लिख देना, आगे बढ़ते हैं। दो तरह के, एगो श्रेणी क्रम संयोजन और एगो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कह सकते हैं प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर क्रम संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर इसके बाद समतुल्य प्रतिरोध बोले होंगे अगर किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधक जुड़ा रहे तो उस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ही समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। उसके बाद फिर कुछ नहीं, कैसे बोले होंगे कि अच्छा, फिर ये भी बोले होंगे कि समतुल्य प्रतिरोध सीरीज में बढ़ जाता है और समतुल्य प्रतिरोध पैरेलल में। अगर कह दे कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अंतर बताइए तो अंतर भी बता दोगे। पहला तो दोनों के डेफिनेशन, फिर दूसरा ही बोलना है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में विद्युत धारा, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में विद्युत धारा, जबकि समांतर क्रम में विद्युत धारा समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर उसके बाद बोले थे कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर एक समान होता है। और क्या था कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से ज़्यादा हो जाता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। ईमानदारी से पढ़े पड़ेगा, यानी कि खाली आना है और बैठ के चल जाना है तो फिर नहीं होगा। इसमें से मुश्किल से अगर तुमने इसमें देखें तो 20% से आप लोग ज़्यादा नहीं है जो ईमानदारी से आप लोग पढ़ते हैं। मतलब एजा भी पढ़ा और घरे जाके वो दोबारा फिर आप वीडियो भी देखते हैं, वैसा ना आप लोग में से मुश्किल से 20% होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो। बस एजा खाली बैठ लिए और फिर घरे जाके और दोबारा पलट के देखते भी ना। आपको कैसे पता चलता है सर? अरे यार चैनल हम ही को नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? हम ही अपलोड करते हैं, हमको नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर इतना भी देखते ना तो अच्छा खासा दंदना लेता ऊपर से, लेकिन नहीं समझ में आता है कि दोबारा कोई पढ़वे नहीं करता। आगे बोलो। विद्युत धारा का जो कि हम शुरू में बोल दिए हैं, फिर से बोल देते हैं कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी प्रभाव को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। हो गया। आगे फिर ये नियम जो दिया था ये जूल ने दिया था, इसलिए जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। आगे बोलो। हो गया। कैसा लगता है नहीं बोले पे क्या समझाएं तो नहीं। जैसे जो क्रिकेट खेलता है और तू जिस टीम में हो उस टीम में तू बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन सामने वाला कैच छोड़ दे, तोरे टीम में से कोई कैच छोड़ दे, तोरा भरदम गरियमी, क्या फ़र्क पड़ता है? कैच तू छोड़ा, तोरा की जाता है, हार तो तू जाओगे। वैसे हम हार जाएंगे, एक तो टीम की तरह होता है, हम हार जाएंगे, इसलिए हम इतना चिढ़ियाते हैं। हम हार जाएंगे तुम्हारे गलती करने की वजह से। कैच तो तू छोड़ा, लगा कि तोड़ की जा, हार हम जाएंगे। ये एक टीम जैसा होता है। मुद्दे पे आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए विद्युत शक्ति।
इसलिए मेहनत करो, ठीक है। ये तो हार हम जाएंगे, तुम नहीं, क्योंकि इस टीम के कैप्टन तू नहीं, इस टीम के कैप्टन हम हैं, तो हारेंगे हम, बदनामी होगा हमार। विद्युत शक्ति, आप तो खिलाड़ी हैं, अब बिना खिलाड़ी के सपोर्ट के हम कहाँ से जीत पाएंगे। विद्युत शक्ति लिखो, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को 1 सेकेंड में लिखें, 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को, उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं, या विद्युत शक्ति कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। दोबारा बोले, अगर कोई लिख लिए हो तो बोलो, तुम्हीं लोग में से। एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, बोलिए आप क्या लिखें। 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपभोग की गई विद्युतीय ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युतीय, इसको दोबारा फिर से बोलिए कि 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपभोग की गई विद्युतीय ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युतीय। अब शक्ति है तो जाहिर सी बात है कि इसको डिनोट किससे करेंगे, P से, पावर से। तो लिख लो, इसे पावर से डिनोट किया जाता है, सॉरी इसे P से डिनोट किया जाता है, मतलब P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। अब P बराबर क्या होता है, ठीक है बताते हैं P बराबर क्या होता है। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। अब P बराबर क्या होता है तो बात की बात है। पहले आपको याद होगा कि हाल ही फिलहाल हम अभी पढ़ाए हैं W बराबर, या बोलो H बराबर, अभी कल ही या परसों की बात है, I² RT, याद होगा I² बोले थे कि H बराबर या तो W बराबर। फिर 9वां में अगर तो नहीं पढ़े हो, हाँ Q बराबर भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। Q बराबर होता है एनर्जी, W बराबर होता है वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही उस दिन बोले थे, कार्य करने की क्षमता को, यानी जो ऊर्जा के मात्रक है वही कार्य के मात्रक है। जो 9वां में पढ़े हैं फिजिक्स उसको याद होगा, हालांकि सुने नहीं हैं तो याद कहाँ से होगा, लास्ट में नहीं सुने थे। लेकिन जिसको याद होगा उसको पता होना चाहिए कि पावर बराबर होता है W/T। शक्ति किसे कहते हैं, 1% किसी को याद हो, कार्य करने की क्षमता को, बोलो वो मत करना, कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं। शक्ति क्या है, कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को 9th में भी पढ़ाएंगे, तक नहीं पढ़ लेना। कार्य करने की दर को, दर मतलब क्या होता है कि टाइम से भागा देना, टाइम से। इसका मतलब हम समझ गए कि अच्छा P बराबर क्या होता है भाई, W/T। और W कितना निकाले थे, W हम कल ही निकाले हैं, I² RT बटा में T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर बोलो क्या मिला, I² R, I²। तो यही होता है पावर के फॉर्मूला, यही है पावर के। रुको 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 रुको, छापे से पहले एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ देखना, P बराबर
ये आई स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखते हैं आई गुने आई इंटू आर। अब कोई कहे कि हमको इस समझ में ही नहीं आया, तो बिना डिब्बा के ढक्कन है कि तुमको समझ में नहीं आया। आई स्क्वायर को 2 बार लिखे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों लिखें? मत लिखो। क्यों का है? अगर ज़्यादा कोई पूछे तो सीधा सीधा जवाब देते, मत लिखो, तुम यहीं तक लिख के छोड़ दो, यहीं तक लिख के छोड़ दो। क्यों के अगर सवाल क्यों लिखे, नहीं लिखो, तुम यहीं छोड़ दो। क्यों लिखे? जैसे आप ब्लू पेन से क्यों लिख रहे, मत लिखो तो ब्लैक से लिखो। अनर्गल सवाल पूछोगे तो डायरेक्ट जवाब देते हैं, मत लिखो, थोड़ा जे अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर सेम चीज़ है, आई स्क्वायर आर, आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहाँ पे आई आर के बजाय कुछ और भी कभी कभी मिले लगता है, तो उसी के लिए हम लोग आई को आई लिखते हैं और इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं क्या? भी। यानी पावर बराबर फॉर्मूला हो गया भी इंटू आई। उसको कहाँ लिख, नहीं वो भी ठीक है, हमने कह रहे कि गलत है, ये भी सही है। कभी कभी न्यूमेरिकल में करेंट और रेसिस्टेंस रहता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में करेंट और वोल्टेज रहता है। जैसे नॉर्मली हमको बोली चाले के भाषा में करंट दिया जाएगा और वोल्टेज दिया जाएगा और निकालल कहेगा कौन सी? पावर। तो पावर बराबर फॉर्मूला बोलो, आई स्क्वायर। अरे रटे की चीज़ नहीं है, समझे की चीज़ है कि कैसे आया होगा। अरे यार W बराबर तो हम साबित किए हैं ना। हाँ, ई कैसे किए ये भी उस दिन समझ में नहीं आया था, बोले थे कि किसी और दिन हम बता देंगे, हम दोबारा फिर बता देंगे। लेकिन अभी कम से कम इतना तो याद होगा कि W बराबर बोले थे आई स्क्वायर। हम इसको 2 बार फिर बताए भी थे कि कैसे हुआ। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी चूल्हा में झोंको, याद रखो कि W बराबर आई स्क्वायर। लेकिन जब वही W में यानी वर्क में आप टाइम से भागा देते हैं तो ये पहुंच जाता है कहाँ? पावर। पावर पावर किस में? पावर। तो पावर बराबर इसको याद रखो, या तो फिर तोड़ के इसको याद रखो। अभी लिख लीजिए, उसके बाद कुछ बोलेंगे हम। लिखो, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? दोबारा जरा एक बार रिपीट कर लीजिए। 1 सेकेंड में किसी भी विद्युतीय उपकरण के द्वारा उपभोग की गई विद्युतीय ऊर्जा को उस विद्युतीय उपकरण का विद्युतीय शक्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा जितनी विद्युत ऊर्जा उपभोग की जाती है उसे ही उस उपकरण की विद्युतीय शक्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा जितनी विद्युतीय ऊर्जा उपभोग की जाती है उसे ही विद्युतीय। अच्छा, छापो, लग रहा है मास्टर घेर लिए। चलो भाई उतारो। कोई अगर लिख लिया होगा तो नीचे लिखेंगे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति क्या, आप नॉर्मली किसी भी शक्ति की बात करेंगे तो उसका SI मात्रक वाट। शक्ति उसमें लिखा हुआ है इसलिए वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट।
हो गया। पावर इक्वल टू 2 फार्मूला कौन कौन, I²R और I इंटू, इतने क्या, अगर इस पे भी आप चाहते तो और एगो फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब याद आपको सब रखना होगा, नहीं तो कुछ नहीं याद रखोगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लग रहा तो मत, कुछ यादें मत रखो। मोर स्टडी, मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। पढ़वे मत करो, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से एकदम बैठल रहो। देखो जिसको कन्फ्यूज़न लेना वो यहाँ समझेगा कि I बराबर एगो सूत्र होता है जो रेसिस्टेंस के टर्म में होता है, रेसिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म में होता है। किसी को मालूम हो तो, जैसे किसी को तो मालूम ही होगा, सब तो लोल नहीं है जा पर हो। ऐसा फार्मूला बताए थे तो अभी भी कम से कम देख के बता जरूर दोगे कि V/R, यहाँ पहले से भी है तो पावर बराबर V²/, तो ये भी पावर की फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि इन तीनों में से तुमको एगो भी नहीं याद रहेगा, लेकिन लिखो, क्या करें, मेरा काम है लिखाना तो लिखो। लिखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जब रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट। वाट, और ऐसे अगर देखें तो वाट को ही हम लोग बोलते हैं, कहा गया वाट को ही बोलते हैं जूल प्रति सेकेंड। कैसे, दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि वर्क के जूल है, इसका सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड भी। तो अगर कहीं जगह होगा तो जहाँ वाट लिखे हैं ना, जहाँ पर वाट लिखे हैं वहीं पर लिख देना बराबर दे के जूल प्रति, जहाँ वाट लिखे है उसी जगह पे लिख दोगे जूल प्रति सेकेंड। अब एगो न्यूमेरिकल लिख लो, एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से होकर 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। अगर कोई लिख लिए हैं तो दोबारा जरा बोलिए आप क्या लिखें। 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहे हैं 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। जैसे हम ही तो नहीं कहेंगे कि सबके समझ में आ जाएगा, लेकिन 90% है जिसको ये तो मालूम होगा कि 220 वोल्ट है, मतलब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि V है। वैसे ही इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P है, पावर। अभी अभी बताएं पावर है तो VPI आज ही बताएं, अभी जस्ट 5 मिनट 5 क्या कुछ सेकेंड पहले मिटाएं। P बराबर I इंटू V, जिसमें पावर कितना है 60 वाट। I पता नहीं, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, यही नहीं है। 0 से 0, 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 11 दूनी, तो I बराबर कितना आया 3/11 एम्पियर। हो गया आंसर। लिख लो इसको 3/11 एम्पियर।
कन्फ्यूजन होता है, मतलब 10th वाला बुतरू में, तो 10th वाले बुतरू दिमाग में डालना कि जैसे डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाए कि आई बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, कुछ भी बताइए, आई बराबर कुछ भी मालूम है, हाँ क्यू बटा टी, बहुत अच्छा, चलो एक बात तो अच्छा है कि कम से कम आप जानते हैं। उसी तरह से डायरेक्ट कोई पूछ देगा कि आप भी बराबर कोई भी फॉर्मूला जानते हैं, कुछ भी उल्टा फिर इन्हें उन्हें बताएं, आए बाएं चकराएं, कुछ तो बोलिए आप जानते हैं भी बराबर, तो आई डॉट आर। कुछ लोग बोलेंगे भी बराबर में एक और फार्मूला जानते हैं सर, डब्लू बटा क्यू, तो अच्छा बात है आप इतना जानते हैं। तो और कुछ रेसिस्टेंस बराबर आप फार्मूला जानते हैं, हाँ रो इंटू एल बटा में ए। इतना ही सब याद रखना सबके बस की बात नहीं होता है 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन अगर आप याद रखते हैं बहुत अच्छा। और एक आपको फार्मूला सोचिए जो आपको याद हो, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो याद होगा, दिमाग लगा। हम ही नहीं कहते हैं कि सबको यादें रहेगा, लेकिन कुछ तो वैसे होंगे इसमें से जिसको इलेक्ट्रिसिटी में याद है, बोलो। W बराबर आज ही लिखें, W बोलो या तो उसी को H बोलो, I स्क्वायर RT। और एक आपको दिमाग लगा, अरे अभी अभी लिखें P बराबर क्या, I इंटू V। हम चाहे तो I स्क्वायर R, हम चाहे तो V स्क्वायर बट R, कुछ भी लिख सकते थे। तो कम से कम अगर आप इतना भी याद रखते हैं ना, तो समझो इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत सारा फार्मूला याद है। ऑन कैमरा हम जे बोलते डायरेक्ट यही बोलते हैं बिना डर ले, हम यहाँ भी नहीं डरते, यहाँ भी नहीं डरते। कोई अगर कहे ना कि हम फिजिक्स से BSc कर लें हैं, फिजिक्स से MSc कर लें हैं, तो 10th के बुतरू हो के खाली थोड़ा धर लो कि जूल का उस्मीय नियम क्या है। कोई कहे कि फिजिक्स से हम BSc कर लें, MSc कर लें, हम तो ओपन चैलेंज देते हैं, तो बुतरू हो के उसको धर लो। पूछो आप फिजिक्स से कह लें ना, बताइए तो जूल का उस्मीय नियम भैया, बताइए तो जरूर जूल का उस्मीय नियम बताइए तो कि H बराबर फार्मूला क्या होता है या हीट एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है। अगर ये सब बता दे तो समझ जाना बहुत अच्छा, उससे कुछ ज्ञान हासिल करो, उससे कुछ सीखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जिसको ये सब नॉलेज है। यानी तो पता चले कि वो तुमको कंप्यूटर बनाने के बारे में सिखा रहा है, तो उस लेवल पे हम जब जाएंगे तो सीख लेंगे। लेकिन अभी जो अभी 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 हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप बताइए कि अगर हम पंखा बनाते हैं, कूलर बनाते हैं, तो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिएगा आप? बोलेगा नहीं नहीं, उसके लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करो। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो ये है, इसी के लिए तो ये, यहाँ से आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसी के मदद से, या फिर जो भी हम नहीं कर रहे हैं इंटर लेवल के, वहाँ से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, फिर आपको कॉलेज मिलेगा, वहाँ से फिर अपना बनो। तो वो अपना ज्ञान अगर तुमको दे तो रखिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में हमको पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, और विश्वास करो कि सब बहुत के नहीं याद रहता। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं विद्युतीय ऊर्जा। क्यों बोले अभी पता चल जाएगा, जस्ट 2 मिनट में। विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, इसमें से कोई भी किसी को भी समझ में आता है तो बोलो विद्युतीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? किसी को भी, कोई तो वैसन होंगे कि एको गो नहीं वैसन है। विद्युतीय ऊर्जा के फॉर्मूला इसी में से काट के, छाट के, तोड़ के, मरोड़ के, जैसे भी आप बनाइए बन जाएगा इसी में से, कहीं न कहीं से उल्टा फेर करके, इन्हें उन्हें उठा पटक करके विद्युतीय ऊर्जा के फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो, इसी में से बन जाएगा विद्युतीय ऊर्जा का फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होता है। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, यानी अगर आप किसी भी तरह से कार्य निकाल लेते हैं तो समझ लो कि आप ऊर्जा निकाल लिए। तो दिमाग लगा कि उसमें से कहाँ से आप कार्य निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? हम कल ही बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको वर्क सिर्फ एक ही बार मिलवे करता है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ कार्य एक ही बार मिलवे करता है, बस सिर्फ एक ही बार मिलवे करता है।
सिर्फ एक ही बार वर्क मिलवे करता है, विभव सिर्फ एक ही बार। यूं पर देखो ना, कहीं नजर आ रहा है W, बस सिर्फ एक बार नजर आया, V बराबर W बटा, और यहीं से निकलेगा W बराबर, और यही है टोटल विद्युतीय ऊर्जा। विद्युतीय ढक्कन बिना डिब्बा के, याद करो ने W बटा T लिखे तभी ने हम पहुंचे थे किस पे, तो ये क्या था, कार्य, और ये क्या था, समय। तो कार्य करने की दर को अरे समय से भागा देंगे तभी ने हम पहुंचेंगे किस पे, समय से भागा देंगे तभी तो हम बोलेंगे कि कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब होता है कि आप किसी चीज से, जैसे नौमा में जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। दर का है बोलते हैं क्योंकि वहां पर भी किसी न किसी चीज से हम किससे भागा देते हैं, समय से। यहाँ भी किससे भागा दिए, तो ये कार्य करने की दर है। मतलब कार्य में अगर आप समय से भागा दिए तो क्या बन गया, तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि P गुने T, यहाँ से भी कह सकते हैं P गुने, मान लो यहाँ से भी कह सकते हैं। फिर आप बोलिएगा P बराबर फॉर्मूला, P बराबर फॉर्मूला, P बराबर फॉर्मूला, P बराबर फॉर्मूला, P बराबर फॉर्मूला I गुने V, अब गुने में T, यही नहीं होगा। तो V को भी रह देंगे और I गुने T, आप जानते भी हैं क्यों होता है। हो गया कंफ्यूजन, और समझे में नहीं आया I कहाँ गया, T कहाँ गया, तो बिना डिब्बा के ढक्कन, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा कि T I गुने T बराबर क्यों होगा। तो इतना कहाँ से दिमाग लगेगा, इतना याद रहेगा तबे ना, इतना याद रहेगा तबे ना। जैसे आप डायरेक्ट पूछ दे कि H बराबर फॉर्मूला बोलो, इस फिराक में गलती से भी इसमें 9th वाला बुतरू ने रख, तुमको दोबारा टेंथ में पढ़ाया जाएगा। आई शपथ ऑन कैमरा बोले कि दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको। 10th में जाने के बाद 2027 तक हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, याद रखना। तो 27 में एग्जाम होगा, 26 में, अच्छा सॉरी 26 में, 26 तक तो उन्हें नहीं पढ़ाने वाले हैं हम। इसलिए जे है पूरा होशो हवास में एकदम पढ़ लो, क्योंकि अगला साल 10th में जाने वाला। अब स्टैंड अप, 10th में कौन कौन जाने वाले हैं। और हम जो बोलते हैं ना पूरा ठोक ठेठा के एकदम डेंगा के बोलते हैं कि दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। बात मतलब मेरा बात होता है, अगर हम बोल दिए समझ लो, बैठो, मतलब बोले हैं तो कुछ तो खास है। इसका मतलब है कि 2026 तक आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। इसका कभी हम जिक्र ही नहीं करेंगे, तो जे है जे एक बार पढ़ लो। H बराबर फॉर्मूला, पावर के फॉर्मूला I गुने V। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला या करंट, उसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। I बराबर Q बटा T। अब वोल्टेज के फॉर्मूला, वोल्टेज के फॉर्मूला ऐसे तो IR भी होता है, वोल्टेज के ओवर फॉर्मूला था W बटा। रेसिस्टेंस के फॉर्मूला रो इंटू L बटा। और इसमें से कोई न कोई एगो फॉर्मूला एकदम 100% आपके परीक्षा में आ जाएगा। इसी में से एगो कोई न कोई तो फॉर्मूला आ जाएगा, एगो इसी में से एगो फॉर्मूला आपका आ जाएगा, कोई भी आ जाए आ जाएगा। तो लिखिए विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा लिखो, किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा कुल उपभोग की गई ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। ये कैसा डेफिनेशन है, बताते हैं। मतलब इससे भी आप काम चला सकते हैं कि किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा कुल उपभोग की गई ऊर्जा को विद्युतीय, तो ये कैसा डेफिनेशन है। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखिए। जो डेफिनेशन है
जो रियली में डेफिनेशन है, जो हम लोग 12th में भी पढ़ाते हैं। हम या हमारे एशियन टीचर जो भी हैं, हमसे अच्छा है वो भी, सब लोग यही पढ़ाते हैं। आप लोग V बराबर फार्मूला जानते हैं क्या? W/Q। तो जब वोल्टेज के डेफिनेशन आप पढ़ रहे होंगे, तखनी बताए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे बोलो? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने। अरे यार लिखने दो ने, काय अपना हाथ दुखा रहे हो हैं? कितना बोले, उसको लिखने दो, तुम अपना ध्यान दो, हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, देखना है, लिखने दो, लिखो लिख बाबू, लिख नूनू लिख। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे, फिर से, इकाई धनावेश को अनंत से उसे हो गया। अब जैसे समझ लो कि W बराबर क्या हो जाएगा? V गुने Q, V गुने Q। तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि मान लो कि कोई चालक तार है और चालक तार के सिरों के बीच में कुछ न कुछ तो विभवांतर होगा, विभवांतर होगा, कुछ न कुछ तो विभवांतर होगा, तो विभवांतर होगा। और आप इसमें किसको दौड़ा रहे हैं? चार्ज को। हाँ, चार्ज को, विभवांतर होगा। और अब दौड़ा रहे हैं किसको? तो कुछ न कुछ तो कार्य होगा। अब वही जो कार्य होगा, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है। तकरीबन हम 10 बार बोल चुके हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि किसी विद्युतीय आवेश को, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, किसी विद्युतीय आवेश को। ध्यान से सुनकर लिखना कि इस बार हम इकाई नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिंपल कि किसी भी विद्युतीय आवेश को, किसी भी विद्युतीय अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु की विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। या फिर ऐसे बोलो कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी, अरे सॉरी माफ करना, इकाई ने किसी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिसको समझ में आ रहा है वो समझ सकता है कि उसमें इसमें क्या अंतर था। बोलो, उसमें इकाई धन आवेश, उसमें, और यहाँ इकाई नहीं बोल रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं। बोलो, डायरेक्ट आवेश बोल रहे हैं। किसी भी विद्युतीय अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही बोलिए। अगर लिखे हैं तो आप क्या लिखें? किसी भी विद्युतीय आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय। अरे लिखने वाला चीज़ तो तुमको घर में भी मिल जाएगा वीडियो में। बोले पे ध्यान दो। आज के क्लास में लग रहा है ज़्यादा हमको भूखे पड़ रहा है, ऐसा पता नहीं क्या है। कल जैसे एक दिन हम मना कर दिए, एक दिन मना कि कल बोले थे, कल या परसों हम लिखे नहीं दे रहे थे, हम कह रहे थे घरे जाके लिखना। तो आज भी वही सिस्टम अपना, हर बार बोलें, अजीब है। अब से हर बार बोलेंगे लिखना मना है। तुमको लिखने वाला चीज़ तो, जैसे ये देखो, ये सब चीज़ें था ना, ये लिखे लायक था तो थोड़ा सा रुके। जब हम प्रूफ किए, न्यूमेरिकल बताएं, तो न्यूमेरिकल को कैसे सुना है? न्यूमेरिकल सुनने की चीज़ है तो लिखे दिए। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा है कि सुनना है, बोलना है, कितना समझाएं। एकदम ढक्कन है बिना डिब्बा के, मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। बोलिए, जो आप लिखें वो क्या है? किसी भी विद्युतीय आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी आवेश को
विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही, ये दोनों डेफिनेशन आपको लिखना है। अब लिखे वाला धनाक दबर कलम उठाएगा, लिखना शुरू करेगा। पहला तो आप बोल दिए कि किसी विद्युतीय आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। या तो किसी विद्युतीय आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे, उसमें लिख लेना है यार, काल देख रहा है, हम बोल रहे हैं सुनो ध्यान से। कि किसी विद्युतीय आवेश को, किसी विद्युतीय आवेश को, उसमें लिखा हुआ नहीं, काल बार बार देख रहे हो। किसी विद्युतीय आवेश को या तो अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, या तो फिर ऐसे बोलो, या तो ऐसे बोलो, किसी विद्युतीय आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है। यानी कि विभव और विद्युतीय ऊर्जा का डेफिनेशन सेम है, खाली अंतर इतना है ना कि विभव में इकाई धनावेश, इसमें डायरेक्ट बोलते हैं किसी विद्युतीय आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? किसी भी विद्युतीय आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। या तो अगर बोले ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी विद्युतीय आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय लिखा जाएगा। लिख लो, W बराबर V गुने Q, W बराबर V गुने Q। अब कोई इसका एसआई मात्रक पूछे तो बता दीजिएगा, विद्युतीय ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल, विद्युतीय ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, विद्युतीय ऊर्जा का एसआई मात्रक। देखो ऊर्जा लिखल है इसलिए इसका एसआई मात्रक जूल होगा। और कुछ उपकरण हैं और जिस उपकरण का जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप लोग एनिमेशन से भी देख के अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो, नहीं तो हम बताना होगा तो बता देंगे, कभी होगा ना तो एग्ज़ाम से पहले बता देंगे। अब कल बता देंगे ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज़ के बारे में और विद्युत से खतरा और खतरा से बचने के उपाय। तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका ख़त्म। क्या 1 ओम? कोई बात नहीं, लिख लो, लगता ध्यान नहीं रहा। 1 ओम लिख लीजिए। देखो 1 ओम से पहले आप रेसिस्टेंस बराबर क्या जानते ही बताइए। छोड़ो कहीं भी देखो ना, V बराबर आप क्या जानते हैं? I डॉट R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो आप 1 ओम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच, गौर से देखना, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान देना, अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितना हो, और उसमें 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। नहीं, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उन चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो कितना होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिरोधकता तो उस चालक तार का गुण है, प्रतिरोधकता तो चालक तार का। कैसे? यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ये सब आप तभी बोल पाइएगा जब कम से कम दोबारा यही क्लास जाके घर में देखोगे, ये तो नहीं बोल पाइएगा। एजा खाली आए आप बगुलवा नहीं चुपचाप बैठल रहिएगा तो नहीं बोल पाओगे। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस चालक तार का जो भी प्रतिरोध होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध।
यानी प्रतिरोधकता किसी चालक तार का होता है, उसको आप बढ़ा या घटा। कोई कहेगा लंबाई बढ़ा देंगे, बिना डिब्बा के ढक्कन, अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो बढ़ेगा उसका क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता नहीं बढ़ता है। आप 50 मीटर लंबाई कर दीजिएगा तो हमरा की मतलब है, हम तो कई मीटर लंबा लेंगे, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा 50 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम कितना लेंगे, हमको उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर चाहिए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर। अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार में जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही बोल दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा बोलोगे। तो कभी कभी तो नहीं देखते हो कि मेरे एब्सेंस में किसी को शायद भेजे होंगे तुम लोग के क्लास में, किसी को भी, जिसको भेजेंगे वो अच्छा खासा रहता है पढ़ने में, लेकिन फिर भी तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे, मतलब तुमको लगेगा कि काश सारे आते। अरे अरे ठीक ठीक हो, बैठो बैठो बैठो, अभी तो 10वां के छुट्टी देंगे, बैठो। तो काहे उससे तुम सेटिस्फाई इसलिए नहीं होते, वो बहुत अच्छा रहता है तभी हम भेजते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसके बोलने का रिदम और मेरे बोलने के रिदम में शायद अंतर होगा। हम बोलते हैं तो लगातार धर के 4 घंटा तक धर के छोड़ देते हैं, चुपे नहीं होते हैं, लेकिन वो शायद बोलता भी होगा, शायद बेचारा रुकता होगा, 4 मिनट में चुप हो जाता है। वो क्या है, क्योंकि कभी सुन ही नहीं चाहा, पढ़ा बहुत अच्छा लेकिन वो कभी सुनबे नहीं किया। और अगर गाना भी गाएगा तो पता चल रहा कि पानी घोले तो फिर पता नहीं हरी हरी फिर पीली पीली, मतलब एगो में 3 गो समटा देगा, एक रिदम पे अड़ नहीं सकता। जैसे आप नोटिस करोगे कि जब हम तुमको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना तो एकदम अड़ल हैं, एकदम पूरा खोटा गाड़ दिए हैं, किसमें, हम फिजिक्स में। कभी तो नहीं नोटिस करो, भोगते जरूर हैं, लेकिन फिजिक्स से कभी भटक के हम ज्योग्राफी में नहीं जाते हैं। और जो अधजल गगरी छलकत रहेगा वो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते चल जाएगा ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री में, हिस्ट्री से हिंदी में, पता नहीं करने करने घुस जाएगा वो। लेकिन हम तुमको कभी नहीं सिखाते, क्योंकि एक ही विषय काफ़ी है मेरे लिए अगर बोल रहे हैं तो। जैसे अभी अभी हम क्या बोले तुमको, अभी जब हम तुमसे पूछें, वो पूछ रहे थे प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या है, अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे, लेकिन प्रतिरोध तो फिक्स नहीं ना है, प्रतिरोध तो बढ़ता भी है। प्रतिरोध तो अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध फिक्स नहीं है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध फिक्स नहीं है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कितना, और उस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही कहलाता है 1 ओम। गौर से देखो, EV1 तो 1 कट के कितना हो गया 1, लेकिन बोले ले आएगा तब ने, क्या बोले, अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो 1 ओम कहलाएगा। समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो देखो अभी समझा देते हैं। ये चालक तार है, A है, B है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के विभवांतर कितना बोले 1 वोल्ट। इसमें करंट कितना दौड़ाएंगे, आ गया समझ में? इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही कहलाएगा। इस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना बोले 1 वोल्ट। इसमें कभी कभी तो लगता है ना कुड़न नियन लगा, हाँ मतलब घुटन नियन महसूस होता है, देहाती भाषा में कुड़न कहते हैं। इतना बोले कि 1 कूलम बोल देता है ना, 1 रुपये बोल देता है ना, 1 किलो। इन चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना 1 वोल्ट। इसमें करंट कितना दौड़ाना है, तो जितना भी इसमें प्रतिरोध बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हो गया, समझ में आ गया? नमः शिवाय ने। इन चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है ना,
वोल्टेज बोल रहे हो? विभवांतर कितना? 1 वोल्ट। अच्छा, विभवांतर अगर 1 वोल्ट तो करंट कितना दौड़ेगा? ओम नमः शिवाय। करंट कितना दौड़ेगा? चल जरा पता चल रहा है। जो समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इसका विभवांतर कितना बोले? 1 वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट बोलते हैं या विभव को भी। और करंट कितना दौड़ेगा? हमको तो अजीब लगता है कि विद्युत धारा के SI मात्रक क्या है, ये भी नहीं। अब विभव के SI मात्रक, उधर भी 1 2 है जो पीछे आराम से एकदम बैठ के मजा लूट रहा है, चुपचाप बैठल है आराम से एकदम। जैसे उसको भी खड़ा कर देते, खड़ा इसलिए करते जब मैं नींद खुले। विभव के SI मात्रक, हमको पूरा भरोसा है तुम पे कि तू बता ही नहीं सकता है, पूरा भरोसा है तू नहीं बताएगा। चलो, विभव के SI मात्रक। तो इन चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित करेंगे? तो इसमें जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही कहलाएगा क्या? जिसको समझ में आ गया। अब इसको बोलेंगे कैसे, गौर से सुनिएगा खाली। अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट, अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही, थोड़ा ज़्यादा बोल दिए, धीरे धीरे बोलते हैं। अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, मतलब कुछ 10% 15% वैसा भी है जिसको वोल्ट, रेसिस्टेंस, ओम, नमः शिवाय, मतलब एम्पियर, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। हे प्रभु, ये क्या चल रहा है? अगर किसी अवगढ़धानी क्या चल रहा है? जब किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही कहलाता है। धीरे धीरे, अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग 1 ओम कहते हैं। बोलो क्या होगा? अब बाद में जाके आप ये भी नहीं कह सकते कि हम तुमको रट्टा मरवाते हैं। ए ढक्कन, बिना डिब्बा के हम तुमको रट्टा नहीं मरवाएं, पहले तो समझाएं कि चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना। अब तू कहोगे कि हमको तो वोल्टेज नहीं मालूम है, तो मर जो चुल्लू भर पानी में डूब के। हम तुमको विभव विभवांतर सब चीज़ समझा दिए हैं, आज नहीं कभी पढ़ा दिए हैं। मान लो इसका विभव, सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका विभव 10 वोल्ट है, मान लेते हैं, और इसका विभव 12 वोल्ट है, तो बोलो विभवांतर कितना? 2 वोल्ट। लेकिन हम तो बोल रहे हैं विभवांतर कितना होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना? 11 होगा। ये सब कभी पढ़ा चुके हैं। तो अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को 1 ओम कहते हैं। याद हो गया कि लिखवा दें? अपने लिखा जाएगा। क्या लिखोगे? अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट और उस चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही, ये लिखना शुरू करोगे तो 3 से 4 लाइन जाएगा। अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार का प्रतिरोध, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो 1 ओम कहलाता है। कई लाइन में जाएगा? 5 लाइन में। इसको कहते हैं पढ़ना। हम साइंस समझाते नहीं, ये ढक्कन बिना डिब्बा के। समझना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप समझाइएगा तो लिखेंगे कि हमारे पापा। लिखेगा कौन? हमारे पापा। आप समझा तो दिए लेकिन बुतरू के कल में नहीं चल रहा। अगर आपसे कोई पूछे तो 1 ओम भड़ाक द्वार बता दीजिएगा कि अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1
वोल्ट हुआ और उस चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, समझने के साथ साथ लिखना जरूरी है। मिलते हैं कल, आज यहीं तक।